भाषा एवं पाठ्यक्रम में हम मौखिक अभिव्यक्ति पढ़ रहे थे और हमने बात की थी कि इससे आगे हम लिखित अभिव्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने मौखिक भाषा को पढ़ा था, लिखित भाषा को पढ़ा था कि किसी तरह से लिखित अभिव्यक्ति के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि इससे संबंधित भी कुछ प्रश्न अलग से पूछ लिया जाता है या पूछ लिए। इस तरह से प्रश्नों के पूछे जाने के क्रम में ही फिर हमें लिखित अभिव्यक्ति को भी अलग से स्पष्ट करना पड़ता है। हालांकि लिखित अभिव्यक्ति यानी लिखकर अभिव्यक्त करना अपने भावों और विचारों को, जिस तरह से हम मौखिक अभिव्यक्ति की बात कर रहे थे, और जब हम किसी न किसी तरह से अपने भावों को लिखकर व्यक्त करेंगे तो उसमें भी कोई ना कोई भाषा अवश्य ही होगी। तो एक आधार जो कि हमने लिखित भाषा में पढ़ा है, कंप्लीट वही सारा आधार रहेगा लिखित अभिव्यक्ति को भी अभिव्यक्त करने का। तो लिखित अभिव्यक्ति भी क्या है, जैसे अपने जो भाव हैं, विचार हैं, उद्गार हैं, उनको लिखकर अभिव्यक्त करना क्या कहलाएगा, लिखित अभिव्यक्ति कहलाएगा। अब लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण के भी कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। जैसे हम लिखित अभिव्यक्ति पढ़ रहे हैं, लिखित अभिव्यक्ति। लिखित अभिव्यक्ति में जैसे अभी मैंने बताया, विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करना होता है, जो कि किसी न किसी भाषा में ही लिखकर उन्हें व्यक्त किया जा सकेगा, अर्थात लिखित भाषा की भी उसमें आवश्यकता होगी। तो जिस तरह से लिखित भाषा के हम उद्देश्य हैं या उसका जो महत्व है या उसके शिक्षण की जो विधियां हैं, वह सभी लिखित भाषा की लिखित अभिव्यक्ति में भी काम आ जाएंगी। लेकिन फिर भी जो लिखित अभिव्यक्ति के शिक्षण का जो उद्देश्य है उसे मैं स्पष्ट करूंगी, लिखवा भी दूंगी। जैसे कि हम बात करें, जैसे कल हमने मौखिक अभिव्यक्ति में भी बात की थी कि उनकी अभिव्यक्ति क्षमता स्तर को अधिक सबल और विकसित करने के लिए किस तरह से, जैसे शब्दों का ज्ञान करवाना, शब्दावली का ज्ञान करवाना, भाषण वार्तालाप से संबंधित कई तरह की जो विभिन्न शैलियां होती हैं, उन शैलियों से भी बालकों को अवगत करवाना और उनको सीखने के प्रति उनमें रुचि भी उत्पन्न करना। इस तरह से कई सारे जो मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षण के उद्देश्य हैं, इसी तरह से लिखित अभिव्यक्ति के शिक्षण से संबंधित भी इसके उद्देश्य हैं। लिखित पहले तो हम इसका अर्थ ही लिख लेते हैं। लिखित अभिव्यक्ति से अभिप्राय अपने भावों, विचारों, व उद्गारों को लिखकर व्यक्त करना लिखित अभिव्यक्ति कहलाता है। इसी तरह से अब लिखित अभिव्यक्ति के जो शिक्षण के उद्देश्य हैं उन्हें हम लिख लेते हैं। जैसे शब्दों का ज्ञान करवाते समय उन शब्दों को लिखने के प्रति, जैसे किस तरह से उनके लिखने की आकृति होती है, तो सही स्पष्ट रूप में किस तरह से शब्दों को सुडोल सुंदर लेख के रूप में लिखा जाए, तो इस तरह के शिक्षण की आवश्यकता होती है और वही लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण के उद्देश्य भी होते हैं। तो इस दृष्टि से लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण के
उद्देश्यों को पढ़ लेते हैं। लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण के उद्देश्य। जैसे सबसे पहले हम बात करें लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण से संबंधित उद्देश्यों की, तो जो छात्रों को सबसे पहले किस तरह से जो वह अपने विचारों को लिखेगा, तो लिखने के लिए किसी न किसी भाषा की आवश्यकता होगी और उस भाषा के कोई ना कोई लिपि चिन्ह होंगे। तो इस दृष्टि से लिखने के लिए सबसे पहले बालकों को उस लिपि से संबंधित जो भी ध्वनि चिन्ह है, जो भी अक्षर है, वर्ण है, उनका ज्ञान करवाना आवश्यक होता है। तो यह लिखित अभिव्यक्ति जो भी शिक्षण है, तो उसके उद्देश्य को हम इस तरह से स्पष्ट कर सकते हैं कि छात्रों को लिपि, शब्द व मुहावरों आदि का ज्ञान करवाना। छात्रों को लिपि, छात्रों को लिपि, शब्द, मुहावरों आदि का ज्ञान करवाना। मुहावरों आदि का ज्ञान करवाना। अब यहाँ लिपि से संबंधित जो भी उनके ध्वनि चिन्ह, अक्षर हैं, वर्ण हैं, उनका ज्ञान करवाना। फिर उन वर्णों से किस प्रकार शब्दों को बनाया जाता है, इस तरह से शब्दों का ज्ञान करवाना। फिर उनके बाद किस तरह से अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए मुहावरे, लोकोक्ति, कई सारी चीजें हैं, उनका किस तरह से उपयोग करते हैं, तो उनका भी ज्ञान करवाना छात्रों को लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण के अंतर्गत ही आता है। इसी दृष्टि से लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण में ध्वन्यात्मक शब्दों को लिपिबद्ध करना भी सिखाया जाता है। ध्वन्यात्मक शब्द भी क्या है? जो ध्वनि से संबंधित है, यानी जो किस तरह से उन वर्णों को लिखा जाना है, तो उनका ज्ञान भी विद्यार्थियों को करवाना। विद्यार्थियों को ध्वन्यात्मक शब्दों को लिपिबद्ध करना, लिपिबद्ध करने का ज्ञान करवाना। इस तरह से विद्यार्थियों को लिपिबद्ध करना, ध्वन्यात्मक शब्दों को छात्रों को शुद्ध वर्तनी वाक्य, और जैसे वाक्य में किस तरह से विराम चिन्हों का प्रयोग करना है, किस तरह से जो ध्वन्यात्मक शब्द हैं या वर्ण हैं या शब्द हैं, जो भी मुहावरे हैं, किसी भी तरह के विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो वहाँ उसमें शुद्धता का ध्यान रखना कि किस तरह से प्रत्येक वर्ण को हम शुद्ध लिख रहे हैं। तो इस तरह से शुद्ध वर्तनी का और किस तरह से वाक्यों का निर्माण करना है, किस तरह से उनमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना है, इसका भी बालकों को ज्ञान करवाना। साथ ही सुंदर, स्पष्ट और सुडोल अक्षर लिखने के लिए भी छात्रों को प्रेरित करना और उसी तरह का उन्हें अभ्यास भी करवाना। यह भी जो लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण है, इसी का उद्देश्य है। जैसे कहें, छात्रों को शुद्ध वर्तनी
छात्रों को शुद्ध वर्तनी वाक्य निर्माण में विराम चिन्हों के के प्रयोग करने का ज्ञान करवाना। इसी तरह से उन वर्णों की सुंदरता से और एक तरह से स्पष्टता से, सुडोलता से भी, सुडोलता से किस तरह से बच्चे उनको लिखेंगे, तो इस दृष्टि से भी जैसे सुलेख हम लिखवाते हैं और शुद्ध लिखवाने के लिए हम अभ्यास करवाते हैं, उसके लिए श्रुतिलेख का अभ्यास करवाते हैं। तो इस दृष्टि से लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण का जो उद्देश्य है, बालकों को शुद्ध लिखने के साथ साथ उन अक्षरों की स्पष्ट बनावट पर भी ध्यान देने के लिए उन्हें प्रेरित करना कि सुंदर, स्पष्ट और सुंदर अक्षर लिखने में वो निपुण हो जाएं। इस दृष्टि से भी लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण का उद्देश्य निर्धारित होता है। तो विद्यार्थियों को या छात्रों को सुंदर, सुडोल, स्पष्ट, अक्षर या वर्णों को लिखने का अभ्यास करवाना। इस तरह से इससे निमित्त श्रुति के लेख, सुलेख और कई बार अनुलेख, इनकी भी बालकों को आज्ञा दी जाती है कि इस तरह से अपने जो लेखन अभिव्यक्ति है उसका स्तर सुधारा जाए और उसे और अधिक स्पष्ट बनाया जाए। तो इस दृष्टि से भी लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण का उद्देश्य पूर्ण होता है। इसी आधार पर जैसे उन्हें जो शब्दकोश है या उनकी सृजनात्मकता की जो वृद्धि है वह भी लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण से पूर्ण होती है, और उनकी जो भाषा शैली है, विचारों को किस प्रकार से तार्किक क्रम में अभिव्यक्त किया जाना है, तो इस तरह से उन्हें विचारों को तार्किक क्रम में अभिव्यक्त करने के लिए भी प्रेरित किया जाता है लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण के माध्यम से। और उनकी शब्दावली है उसका भी विकास किया जाता है। साथ ही साथ उनकी सृजनात्मक क्षमता है, जो सृजनात्मक शक्ति है, वह भी विकसित हो। इस दृष्टि से भी लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण के अंतर्गत बालकों को प्रेरित किया जाता है। जैसे कहें कि छात्रों की शब्दावली जैसे से लिखें, छात्रों को शब्दावली का ज्ञान करवाना। इसी तरह से
बालकों की जो सृजनात्मक शक्ति है, सृजनात्मक क्षमता है, उसका भी विकास करवाना। सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। इसी तरह से जब लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से बालक अपने विचारों, भावों को व्यक्त करते हैं, तो किस प्रकार से एक सुंदर तार्किक क्रम में वह अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके, उसमें विभिन्न शैलियों की आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न शैलियों का वह उसमें उपयोग कर सके। तो इस दृष्टि से जिस विषय से संबंधित वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो उन विषयों के अनुकूल विभिन्न प्रकार की शैलियों को उपयोग में लेते हुए तार्किक क्रम में अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें, इस तरह का प्रयास भी लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण के माध्यम से करवाया जाता है। इसीलिए इसे भी हमने लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण के उद्देश्य में माना है कि विषयों के अनुकूल छात्रों में विभिन्न शैलियों के आधार पर तार्किक क्रम में अपने विचारों को अभिव्यक्त अभिव्यक्त करने का अभ्यास करवाना। ठीक है, इस तरह से उनके विचारों को अभिव्यक्त करने की जो तार्किक क्रम की व्यवस्था है, उसमें भी वृद्धि करना। इसी तरह से उनके बोध और तर्क शक्ति के विकास को भी लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण के माध्यम से प्रेरित किया जाता है। एक तरह से जैसे बालक जब लिखते हैं, तो लिखते समय किस तरह से उनके इंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाता है। लिखते समय बालक का मस्तिष्क भी उपयोग में आता है, उसका हाथ भी लिखता है। तो इस तरह से लिखने के लिए बालक की जो भी लिखने से संबंधित इंद्रियां हैं, उनको भी प्रशिक्षित करने का कार्य लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण के माध्यम से किया जाता है। स्वतः ही बालक लिखने के लिए जैसे लिखने का अभ्यास करता है, तो मस्तिष्क के साथ साथ जैसे उसके हाथ भी चल रहे हैं, तो हाथ चल रहे हैं, किस तरह से नेत्र उन्हें देखकर उन अक्षरों में जिन्हें वह लिख रहा है, किस तरह से समन्वय स्थापित कर रहा है। तो इस तरह से छात्रों के हाथ, मस्तिष्क, हृदय और नेत्रों के समन्वय उत्पन्न करके इंद्रिय शिक्षण करवाना भी लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण का उद्देश्य होता है। छात्रों के हाथ, मस्तिष्क, जो भी लिखने में सभी काम आ रहे हैं, हाथ, मस्तिष्क, हृदय,
वह नेत्रों में समन्वय स्थापित कर इंद्रियों का प्रशिक्षण देना, या कहें इंद्रियों जो भी समन्वय स्थापित करके इंद्रिय शिक्षण का कार्य करवाना। समन्वय स्थापित करके इंद्रिय शिक्षण करवाना। ठीक है, यह भी लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण का ही उद्देश्य है। इसी तरह से जैसे और हम बात करें, बालकों की जो बोध क्षमता है, एक तरह से जो उनकी समझने की क्षमता है, उसका भी उसकी बोध क्षमता या बोध करने की जो तर्क करने की क्षमता है, उसका विकास भी लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण के माध्यम से करवाया जाता है। तो हम बता देंगे छात्रों में बोध क्षमता का विकास कर उनमें तर्क करने की शक्ति विकसित करना। इस तरह से छात्रों में बोध क्षमता को विकसित करके तर्क करने की शक्ति का विकास करना भी एक तरह से लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण का उद्देश्य होता है। और बात करें तो जैसे उनमें स्वतः लेखन की प्रक्रिया है, उसमें भी रुचि उत्पन्न हो जाती है, और भी एक तरह से भाषा साहित्य को किस प्रकार लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा और प्रभावित किया जा सकता है। इसी तरह से लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण में छात्रों में स्वतः लेखन की प्रति भी रुचि उत्पन्न की जाती है। छात्रों में स्वतः लेखन के प्रति रुचि जागृत करना या उत्पन्न करना, जागृत करना। इसी तरह से जैसे हमने उनके शब्दों के स्पष्ट सुडोल लिखने की बात की है, सुंदर ढंग से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की बात की है, तो उसी क्रम में छात्रों में अनुलेख है, प्रतिलेख है, श्रुतिलेख है, इनको लिखने में भी अभ्यस्त करना, तो इसमें निपुण करने के लिए भी लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण का उद्देश्य पूर्ण होता है, या लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण के माध्यम से छात्रों में सुलेख और अनुलेख और प्रतिलेख का अभ्यास करवाया जाता है। तो छात्रों को सुलेख, अनुलेख व श्रुतिलेख लिखने में निपुण बनाना। निपुण करवाना। ठीक है, इस तरह से लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण के हमारे उद्देश्य पूर्ण हो गए हैं कि किस तरह से लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण करवाए जाने का मुख्य आधार होता है। इसी दृष्टि से जैसे हमने मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षण के उद्देश्यों के साथ महत्व विधियां लिखी हैं, इसी तरह से किस तरह से उसकी विशेषताएं हैं,
इसी तरह से लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण की भी विशेषताएं होती हैं, महत्व होता है, और वह संबंधित किससे होता है? लिखित भाषा से ही होता है। तो इसी दृष्टि से लिखित भाषा से संबंधित ही, जैसे हमने ये लिखा है, तो ये लिखित भाषा या लेखन कौशल के माध्यम, लेखन कौशल के उद्देश्यों को भी यह स्पष्ट कर रहा है। इसी तरह से लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण का जो भी महत्व है वह लिखित भाषा के महत्व के आधार पर भी निर्धारित हो जाता है। तो इससे आगे का जो भी प्रकरण हम पढ़ेंगे वो कल पढ़ेंगे।